यूपी स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मथुरा से खबर की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की आखिरकार मुश्किलें बढ़ गई। जी हां, उनके खिलाफ सीजेएम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने इस मामले में परिवाद दर्ज भी कर लिया है। अब इस मामले में कथावाचक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं अक्टूबर में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बेटी और उनकी शादी पर टिप्पणी की थी। विवाद के बाद अनिरुद्ध आचार्य ने बयान भी दिया कि उनका मकसद महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाना नहीं था और वीडियो का संदर्भ तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया गया। वह इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम उत्सव राज गौरव के न्यायालय में वाद दायर करवाया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने परिवाद दर्ज भी कर लिया। वहीं मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा रैगिंग करने का मामला सामने आया। इसकी शिकायत एंटी रैगिंग सेल दिल्ली को की गई है। वहीं सेल ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में गठित एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि कमेटी ने सीनियर छात्रों और पीड़ितों से मुलाकात की है, उनके बयानों को दर्ज किया गया है और रैगिंग की विधिवत जानकारी भी उनसे जुटाई है। जांच में पाया गया है कि रैगिंग कॉलेज परिसर में हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रिंसिपल डॉक्टर हरिओम सिंह ने 97 सीनियर छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित भी कर दिया है और हर छात्र पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से कॉलेज में हड़कंप मच गया और रैगिंग में शामिल छात्रों के होश उड़ गए। प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एंटी रैगिंग नियमों का सख्ती से भी पालन कराया जाएगा। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसमें 30 तारीख को एक एंटी रैगिंग जो वहां पर से कंप्लेन आई थी कि आपके यहाँ कोई रैगिंग की घटना हुई है अनोनिमस। तो हमने उसको एंटी रैगिंग कमेटी ने जो हमारे यहाँ की है उसने जांच की। उसमें जो उन्होंने कमेटी ने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से हमने अभी कार्रवाई की है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो हमारे शासन की मंशा है कि बच्चों को जो है पढ़ने का बिना किसी प्रेशर के जो है वो उनको पढ़ाई का वो रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो जूनियर बैच है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और जो बच्चे सीनियर बैच के उनका मॉरल थोड़ा डाउन रहे, उसके लिए एक अंतरिम कार्रवाई जो है एक प्रिलिमिनरी जो है वो डिसीजन लिया। क्या कार्रवाई की गई? उसमें यही कहा उनकी क्लासेज अभी सस्पेंड कर दी थी और उनको मॉनेटरी फाइन। कितने छात्र हैं उसमें? अभी पूरे बैच को ही उसमें किया गया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने एक जांच कमेटी बना दी है कि वो सही से जांच करके ये पता। और अगली खबर बदायूं से, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने लगभग 6 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए साफ कहा कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम भी नहीं किया जाएगा। धरने के कारण मेडिकल कॉलेज में इलाज प्रभावित हुआ और मरीजों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तीमारदार लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल सका। प्रधानाचार्य ने कर्मचारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी सैलरी की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन न मिलने तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं धरने से मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जल्द समाधान निकालने का सभी को आश्वासन दिया है। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। बुधवार को जिलाधिकारी ने अधिकारियों की टीम के साथ सर्किट हाउस पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान और परिषद सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंडलीय बैठक करेंगे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा इंतजाम, बैठक स्थल, आवासीय कक्ष, पार्किंग और जन सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार और अंतिम तैयारियां समय रहते पूरा करने के भी आदेश दिए गए। प्रशासन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही
कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही शहर में हाई अलर्ट की स्थिति है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत किया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें लगातार दौरे कर व्यवस्थाओं की सुरक्षा और तत्परता को भी सुनिश्चित कर रही हैं। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कौशाम्बी से एक और खबर आ रही है, जहां पर अर्का महावीरपुर मेले के बाहर सोमवार को 2 महिलाओं की सोने की लॉकेट छीनने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी का माल बरामद कर सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पीड़ित अभिमन्यु विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी दादी और मौसेरी बहन मेला देखने गई थी। रास्ते में 3-4 अज्ञात महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की और गले की सोने की लॉकेट छीनकर फरार हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में उषा, अनीता, बिमला, राजकुमारी और ननकी और मंजू को शामिल किया। वही आपको बता दें कि इनके कब्जे से 4 सोने की लॉकेट, 1 चांदी का लॉकेट, 1 मोबाइल फोन और 1500 रुपए नगद भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर न्यायालय में चालान किया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत कल दिनांक 8/12/2025 को थाना करारी के ही गांव अर्का फतेहपुर के रहने वाले अभिमन्यु विश्वकर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि 8/12/2025 को ही थाना करारी के ही एक गांव में लगे हुए मेले में जैसे ही उनकी दादी और उनकी बहन मेला देखने के लिए गए थे, वहां पर 3 से 4 की संख्या में अज्ञात महिलाओं के द्वारा उनकी बहन के गले से सोने के लॉकेट छीना गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। उक्त तहरीर के माध्यम से दिनांक 8/12/2025 को ही सुसंगत धाराओं में थाना करारी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा टीम का गठन करने हेतु टीम को गठन करके अनावरण का प्रयास जारी था। उक्त टीम को आज दिनांक 9/12/2025 को सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 9/12/2025 को 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और इन 6 महिलाओं का नाम उषा देवी, विमला देवी, अनीता देवी, ननकी देवी तथा मंजू देवी है। इन सभी महिलाओं के पास से कुल 5 लॉकेट बरामद हुए हैं, 1 एंड्रॉइड फोन बरामद हुआ है तथा 1500 रुपए बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां थाना मझोड़ा क्षेत्र की वन सरोवर कॉलोनी में बुधवार को एक मजदूर इरफान की मौत हो गई और घटना उस समय हुई जब इरफान एक विशाल पेड़ की टहनियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। आपको बता दें कि जैसे ही वह ऊपरी हिस्से तक पहुंचा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका लगते ही मजदूर झुलस गया और कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए मजदूर को नीचे उतारकर रेस्क्यू भी किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान थाना पाकबड़ा क्षेत्र निवासी इरफान के रूप में की गई है। परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम भी मच गया। वहीं मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये थाना मझोड़ा क्षेत्र के मंसूर कॉलोनी में एक व्यक्ति जो पेड़ की छटाई करने के लिए पेड़ पर चढ़ा और वहीं तार, जो बिजली का तार, वो हाई टेंशन वायर क्रॉस कर रहा था, उससे उसका टच हो गया और टच करने से उसकी इलेक्ट्रोक्यूट हो गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और परिजनों से बातचीत चल रही है। इसमें जैसे भी परिजनों की तरफ से जो भी बात बताएगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई करें। सर, युवक कहाँ का रहने वाला था? देखिए, इसका नाम इरफान है, ये 38 ईयर्स का है और ये पाकबड़ा का रहने वाला है। थाना पाकबड़ा कस्बे का ही रहने। फुरकान जी कहाँ से हैं, क्या था? पाकबड़े रहते हैं साहब हम। हाँ, ये जो थे कौन थे आपके? ये भैया थे हमारे। क्या हुआ, मतलब क्या पता सूचना मिली? क्या करते? हमें तो ये सूचना मिली किसी के साथ पेड़ काटने गया वो। क्या करते थे ये? तो ये कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं वैसे ही, पल्लेदारी। पेड़ काटने भी ले जाते हैं। तो आज कहाँ पर मशीन वाले ले जाते हैं। आज कहाँ पर आए थे पेड़ काटने के? आज मुझे यही किसी ने बताया, आपको मुझे सूचना दी है? हाँ, सूचना दी है साथ वालों ने। तो अब क्या हुआ उनको, कैसे क्या हुआ? वो खत्म हो गए बताइए हैं। कैसे खत्म हो गए? वो क्या मालूम, क्या मुझे नहीं पता कैसे खत्म हुए। किसी ने बताया होगा यहाँ पे? हाँ, ये बताया पेड़ पे से गिर गए। करंट लगा ये नहीं बताया कि बिजली? ये नहीं बताया मुझे करंट लगा। अच्छा, ये भी पाकबड़े में रहते हैं? मैं पाकबड़े में। ये भैया जो खत्म? हाँ, भैया भी पाकबड़े में रहता है, एक ही घर में रहते हैं हम दोनों। ठीक है।
खबर चंदौली से, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में प्रशासन ने बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। जी हां, आधा दर्जन से अधिक अवैध दुकानों को नगर की प्रमुख सड़कों से हटाया गया। ये कार्रवाई नगर के काली महल, कसाब महल और रेलवे ओवर ब्रिज के समीप की दुकानों पर की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने किया। साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। उन्होंने अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि अब बिना लाइसेंस कोई भी दुकान नहीं चलेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार बार चेतावनी देने के बावजूद मीट कारोबारियों ने दुकानों का लाइसेंस नहीं बनवाया था। वहीं एसडीएम की इस सख्त कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां पर मडिहार विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने हाल ही में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी और मांगों को रखा है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं उसे खाली कर दें। हालांकि किसानों का ये दावा है कि उप जिलाधिकारी मडिहार द्वारा उन्हें कृषि पट्टा भी प्रदान किया गया और वे उस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा नहीं किया है और ना ही इसे कब्जाने की कोई नियत रखते हैं। उनका सुझाव है कि यदि चक संशोधन के दौरान उन्हें कोई भी भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो वे अपनी वर्तमान जमीन को सिंचाई के विभाग से बदलने के लिए तैयार हैं। वही बता दें कि किसानों की ये मांग प्रशासन और सिंचाई विभाग के लिए गंभीर स्थिति भी पैदा कर रही है और वे उचित समाधान की भी अपील कर रहे हैं ताकि उनकी कृषि और रहन सहन की जो स्थिरता है वो बनी रहे। मिर्जापुर से एसएन यादव की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एटा जिले के रिजौर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय के समीप बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक भैंस से टकरा गई। जी हां, बाइक पर 2 लोग सवार थे जो कि नगला बीच से ससुराल जा रहे थे, मामा भांजे थे। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। चिकित्सकों ने दोनों का परीक्षण किया जिसमें एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि मृतक और घायल की पहचान स्थानीय लोगों के मुताबिक हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार और सड़क पर मौजूद भैंस के कारण हुआ। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मोहल्ली गांव में और ये नंगला बीच के थे हमारे भांजे। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नंगला बीच से सकीट जा रहे थे। हाँ जी। और कौन था इनके साथ? मैं था और मेरा भांजा था। तो घटना क्या हुई? घटना सामने से भैंस चुंगरी पटरी पे एक संग भैंस ने पंठा लाया, उसके मुंह में गाड़ी लगी, फिर ना मालूम क्या हुआ। आपसे कहीं चोट लगी? हाँ जी, मेरे जी पूरा हाथ सूज रहा है और छाती पे। ललितपुर जिले में झांसी तालबेहट मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झांसी से 6 शिक्षिकाओं को लेकर तालबेहट आ रही तेज रफ्तार मारुति वैन अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही एक शिक्षिका की मौत हो गई। हादसे में मारुति वैन का चालक सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक और शिक्षिका ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक चालक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य शिक्षिकाओं का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वैन की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है, जिसके कारण चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और खड़े ट्रक में जा घुसा। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य भी शुरू कर दिया है। ललितपुर से निहाल सेन की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गोरखपुर से खबर, जहां पर दक्षिणांचल स्थित बेलघाट थाना क्षेत्र के सोपाई घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने कुआनो नदी के बीचों बीच एक बाइक को डूबा हुआ देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना बेलघाट पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाव और रस्सियों की मदद से बाइक को नदी से बाहर निकलवाया गया। बाहर आने पर यह बाइक हीरो होंडा कंपनी की निकली, लेकिन उसकी आगे और पीछे की दोनों ही नंबर प्लेट गायब थी। नंबर प्लेट न होने से वाहन की पहचान फिलहाल संभव नहीं हो पाई है। वही घटना के बाद ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि कोई हादसा तो नहीं हुआ या फिर बाइक का किसी आपराधिक मामले में इस्तेमाल कर उसे यहां पर फेंका गया हो। फिलहाल बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित
वजीरबाग कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब काटा जा रहा एक विशाल बरगद का पेड़ अचानक एक मकान पर जा गिरा। हादसे में एक मासूम सहित 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना के समय शिबू, सुल्तान, सबा सहित अन्य लोग घर के बाहर बैठे थे। तभी पेड़ का भारी हिस्सा सीधे उन पर और मकान पर आ गिरा। घायलों को परिजनों द्वारा तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गृह स्वामी इरशाद ने बताया कि पेड़ उनके पड़ोस में काटा जा रहा था, लेकिन बरगद का बड़ा टुकड़ा सीधा उनके घर पर गिर गया, जिससे मकान की दीवार और छत पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। उन्होंने बताया कि घर में रखा सामान भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और करीब 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ काटने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर उधर से ये गिरा रहे थे घर पर। इससे पहले भी हमने सूचना दी थी कि गिराने से पहले घर से बताना। कुछ बताया नहीं भैया, ये सब सो रहे थे, पूरे बच्चे पूरी फैमिली सो रही थी। उधर गिरा रहे थे, ऑटोमेटिक पूरा इधर गिराया है और किसी ने नहीं दिए। क्या गिरा? उधर से पेड़ गिरा है, पूरी दीवार पूरा भर्रा गया घर हमारा पूरा घर के अंदर गिर गया। पूरे बच्चे सो रहे तखत पर, पूरा दब गए उसमें, पूरी फैमिली चोटिल है इसमें। ये बरगद का था, उनके दीवार में लगा हुआ तो वो घर गिरा रहे थे अपना, हमारे घर पे गिरा दिया, कोई सूचना नहीं दी उन्होंने। सुबह कितने बजे ये हुआ? सुबह ये 9 से 10 के बीच में है। 9:40 जो था जी, पूरा गिरा रहे थे, वो दीवार गिरा रहे थे। ये इससे पहले आपने उनको बताया था? जी, इससे पहले ये गिरा रहे थे उधर का। तभी इन्होंने कहा था 15 दिन पहले की ये घटना है, हमने कहा था सूचना देना गिराने से पहले, और कुछ नहीं हुआ था तब भी। गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर फर्जी आईएएस बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। जहां पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि खुद को आईएएस गौरव कुमार बताने वाला मुख्य आरोपी ललित किशोर अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। गिरोह सरकारी नौकरी, टेंडर और शादी तय कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था और एआई से फर्जी टेंडर आईडी और दस्तावेज बनाता था। जीआरपी द्वारा चुनाव के दौरान पकड़े गए 99.9 लाख रुपए भी इसी नेटवर्क से जुड़े पाए गए। वही पुलिस ने आरोपियों से कैश, ज्वेलरी, फर्जी नेम प्लेट, आईडी कार्ड, लैपटॉप और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप की यह विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगली खबर मिर्जापुर से। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिले के बार एसोसिएशन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्याय और सुरक्षा से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने मानव अधिकारों की आवश्यकता, महत्व और संरक्षण पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि एक सुरक्षित, समान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मानव अधिकारों का सम्मान अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधियों ने भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प दोहराया और कहा कि मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता ही समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। वही कार्यक्रम में एमएलसी आशुतोष सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव शंकर पांडे ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मानव हित, सम्मान और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मानव अधिकारों का संरक्षण हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूपी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।